नाज़रीन, फलस्तीनी रेजिस्टेंस के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 लाख फाइटर्स हमास के पास रिक्रूट हो चुके हैं। जी हां, आपने सही सुना, हम 10, 20 हजार, 40 हजार की बात नहीं कर रहे हैं, हम 2 लाख फाइटर्स की बात कर रहे हैं। 7 अक्टूबर के बाद वक्त जो है वो हमास के फाइटर्स की तादाद 30 से 40 हजार थी। जो रिसेंट नए जो स्टैट सामने आए उसमें भी 35 से 40 हजार फाइटर्स हमास के पास थे। लेकिन आज जो खबर सामने आ रही है वो तो इजराइल के मुकम्मल शिकस्त की और इसके तबाह मुकम्मल होने का सबूत है। 2 लाख फाइटर्स की हम बात कर रहे हैं। इतनी बड़ी आर्मी हमास ने तैयार कर ली है और हम देख रहे हैं कि इजराइल को जो वहां पर शिकस्त हो चुकी है, हम देख रहे हैं कि वहां पर जो कमांडो फोर्स जो है वो इन्फेंट्री के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है और 21 महीनों बाद भी अपनी तमाम ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद इजराइल वहां पर जब विक्ट्री क्लेम नहीं कर सका है तो वजूहात क्या है। तो 2 लाख फाइटर्स नाज़रीन हमास के पास तैयार हो गए हैं। सैकड़ों न्यूक्लियर साइंटिस्ट ईरान कह रहा है कि उनके पास मौजूद हैं और वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, इस वक्त दुनिया वो बुहरान देख रही है जो पिछले 80 सालों में, यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतना बड़ा बुहरान, मॉडर्न हिस्ट्री में इतना बड़ा बुहरान इससे पहले नहीं देखा गया। पूरी दुनिया उसकी लिपेट के अंदर आ चुकी है और जापान और साउथ कोरिया जैसी मजबूत तरीन इकोनॉमीज हिल गई हैं। यूरोप पूरे का पूरा हिल गया है। ट्रंप ने जो तिजारती जंग का आगाज कर दिया है वो इतनी जब पूरी दुनिया के लिए तबाही लाने वाली है, वो इतनी ज्यादा दुनिया को डैमेज करने जा रही है कि अनइमेजिनेबल उसके नतीजे जो है वो आने वाले हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में एक हंगामी सूरत हाल है, हंगामी राब्ते हो रहे हैं। इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो यूरोप पहुंच गए हैं और पहुंचे भी संडे के दिन है, कल वहां पर पहुंचे और इस वक्त उनका यूरोप का दौरा जो है वो जारी है और संडे के रोज यानी वहां पर दौरा नहीं होता है, तो इंतहाई अनयूजुअल। तो वहां पर इस तरह के जो राब्ते हो रहे हैं। साउथ कोरिया जापान का जो ट्रस्ट है अमेरिका के ऊपर मुकम्मल तौर पर शेक कर गया है। साउथ कोरिया ने ऐलान किया है कि उनके फाइनेंस मिनिस्टर एक आखिरी अटेम्प्ट के तौर पर वाशिंगटन जा रहे हैं और अगर हमारे मामलात अमेरिका से तय ना हुए तो फिर ये दुनिया जान लेके ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले हैं, क्योंकि साउथ कोरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। सैमसंग उनकी बड़ी कंपनी है, बाकी बड़ी कंपनीज है और ये दुनिया को जो चिप्स हैं वो फराम करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले हैं अगर ट्रंप ने अपने टैरिफ वापस ना लिए। तो ये जो मजबूत तरीन ममालिक हैं और अमेरिकी एम्पायर के मजबूत तरीन पिलर हैं, यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, जापान और साउथ कोरिया और कनाडा, ये पूरी तरह से इनका ट्रस्ट जो है वो अमेरिका के ऊपर शेक कर गया है और उल्टा अमेरिका ने इनको तारीख के सबसे बड़े क्राइसिस में डाल दिया है। इनकी इकोनॉमीज को सबसे ज्यादा उसके ऊपर सबसे बड़ा वार कर दिया है और अब ये मुल्क जो है वो एक ऐसी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं कि वो करेंगे पूरी दुनिया में इसके कॉन्सिक्वेंसेस जब आने वाले हैं। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। दुनिया में जो क्राइसिस है उसका बरह रास्त ताल्लुक गजा पर कैसे उसका असर पड़ेगा, मिडिल ईस्ट पर, ईरान जंग पर मामलात कैसे आगे चलेंगे, ये आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, जो टैरिफ है, टैरिफ लगने के बाद जो ट्रंप ने ताजा तरीन अनाउंस किया, ट्रंप ने आने के फौरी बाद अनाउंस किए थे, फिर उसका जो नताइज सामने आए थे, ट्रंप को 48 घंटों के अंदर अंदर टैरिफ वापस लेना पड़ गए थे और फिर यह अंदाजा हुआ कि भाई ट्रंप को समझ आ गई है और ट्रंप दोबारा टैरिफ नहीं लगाएगा। लेकिन ट्रंप ने दोबारा से दुनिया पर टैरिफ लगा दिया और 1 अगस्त से वो इंपोज होंगे, लेकिन सबको लेटर भेजकर बता दिया गया है कि तुम्हारे ऊपर इतने लग रहे हैं, तुम्हारे ऊपर इतने लग रहे हैं और दुनिया पहले ही हिल गई है। यानी जब अनाउंस हो गए हैं तो उसके असरात जब आना शुरू हो गए और बड़े रैपिड इवेंट्स हो रहे हैं। यानी ट्रंप ने जब दोबारा से टैरिफ अनाउंस किए हैं तो बड़े रैपिड इवेंट्स हो रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि अगर ये टैरिफ का फैसला ट्रंप की जानिब से वापस नहीं लिया गया और ये मामला तय ना हुए तो सिर्फ 1 महीना लगेगा अमेरिकी एम्पायर को गिरने में। सिर्फ 1 महीना, सेंचुरीज लगी हैं इस एम्पायर को खड़ा करने में, लेकिन इसको गिरने में सिर्फ 1 महीना लगेगा, क्योंकि ये एक ऐसा सेंसिटिव मामला है, ये एक ऐसा गैम्बल खेला है ट्रंप ने जो कोई भी बड़े से बड़ा अमेरिकी सदर जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी जंगें छेड़ी हैं वो भी ये वाला मामला नहीं छेड़ सके, क्योंकि उनको पता है और बड़े बड़े अमेरिकन इकोनॉमिस्ट वार्न कर चुके हैं कि इसमें अमेरिका का भी कोई फायदा नहीं है। तो गजा से नाज़रीन जो क्राइसिस शुरू हुआ था वो अब आप देखिए कि पूरी दुनिया को अपनी लिपेट में ले चुका है। ये जो आप देखिए कि सारी जंगें हैं इन्होंने इकोनॉमी को डैमेज किया और फिर रेफ्यूजीज का एक सैलाब आया, उससे पूरा उनका निजाम जो है वो मुतासर हुआ, उनकी इकोनॉमीज मुतासर हुई। अब वो अपनी इकोनॉमीज को बचाने के लिए टैरिफ लगा रहे हैं और टैरिफ ने जो है वो पूरी दुनिया को बहरान के अंदर डाल दिया है। तो बेस लाइन क्या है? पीछे वो जंगें हैं, वो गजा का क्राइसिस है और माजी की जंगें हैं, चाहे वो इराक वॉर और चाहे वो अफगानिस्तान की जंग, वहां पर जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जाया किए, तो अब इकोनॉमी जो है वो इतना कर्जा चढ़ गया। देखा ना, इतना कर्जा जो है वो चढ़ा हुआ है, इकोनॉमीज डैमेज है, तो उसको बचाने के लिए अब वो टैरिफ लगा रहे हैं। टैरिफ ने पूरी दुनिया को बहरान में धकेल दिया। तो कहीं ना कहीं इजराइल है, यानी इस सारे बहरान में भी दुनिया को इस बहरान की तरफ धकेलने में जिसके अनइमेजिनेबल कॉन्सिक्वेंसेस होने जा रहे हैं। जब ग्लोबल इकोनॉमी हिट होगी तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उसका मतलब क्या है। उसके पीछे वही इजराइल की जंगें हैं और इजराइल की एक्सपेंशन पॉलिसीज हैं। तो इस वक्त हंगामी दौरे मुल्कों के आपस में हो रहे हैं कि भाई आगे क्या करना है, किसके साथ जब चलना है। और अब आप देखिए ये कितनी हंगामी सूरत हाल है कि अगर आपकी प्रोडक्ट्स अमेरिकी मार्केट में सेल नहीं होंगी तो फिर आपको किसी और
यानी सारी दुनिया अपना सामान जाकर अमेरिका में बेच रही है, अब टैरिफ लग गए, उनका सामान वहां पर नहीं बिक सकता है। तो अब आपको वो अपनी जो सप्लाई है वो रीडायरेक्ट करनी है किसी और मार्केट में। तो उससे क्या होगा, पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन हिल जाएगी। यानी मिसाल के तौर पे यूरोप मार्केट है, यूरोपीय यूनियन की मार्केट है, अमेरिका सामान जा रहा है पूरी दुनिया का, वहां पर लग गए टैरिफ, वहां पर वो जा नहीं सकता, बिक नहीं सकता, वो रीडायरेक्ट होकर आ जाएगा यूरोपीय यूनियन में। तो यूरोपीय यूनियन के मार्केट में ऑलरेडी ये ममालिक जो हैं वो सामान तो भेज रहे हैं, अब अमेरिका की तरफ उनका जाने वाला सामान भी यूरोपीय यूनियन में आ गया, तो मार्केट में क्या हो गया, ओवर सप्लाई हो गया, तो कीमतें नीचे गिर गई, कीमतें नीचे गिर गई तो कंपनीज दिवालिया हो गई। भाई जो चीज वो 50 रुपए की बेच रहे थे अमेरिका में, अब यूरोपीय यूनियन में वो बेचनी पड़ेगी 20 रुपए की, तो पीछे तो सारा निजाम हिल गया ना, आपकी सारी बड़ी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज हिल गई। तो यही वो बात है जिसको बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा था कि बड़ी बड़ी कंपनीज दिवालिया होने जा रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सूरत हाल छिड़ गई है ना, बड़े बड़े मुल्क दिवालिया होने जा रहे हैं, ये हम कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया में इस पर बात हो रही है, लिखा जा रहा है, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट वार्न कर रहे हैं कि मुल्क जो है वो दिवालिया होने जा रहे हैं, और खासकर यूरोप के जो कंट्रीज हैं वो भी दिवालिया हो सकते हैं, क्योंकि उनकी इकोनॉमीज भी ऑलरेडी बहुत ज्यादा डैमेज है इन मुसलसल जंगों की वजह से, खासकर यूक्रेन जंग और फिर जो एनर्जी का क्राइसिस है, ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज हैं। तो यूरोप के कई मुल्क जो वो दिवालिया हो सकते हैं, ये इकोनॉमिस्ट जो वो वार्न कर रहे हैं। और जापान और साउथ कोरिया ये वो ममालिक हैं जिनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज हैं, लेकिन एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमीज हैं, यानी उनकी इकोनॉमी सारी किस चीज के ऊपर खड़ी है, वो एक्सपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर उनकी सारी इकोनॉमी खड़ी है। तो एक्सपोर्ट का तो मेजर हिस्सा उनका अमेरिका जाता है, ठीक है। और इसके साथ जो मैंने आपको बताया कि ओवर सप्लाई, अगर अमेरिका में नहीं बेचेंगे तो वो सामान किसी और मार्केट में बेचना पड़ेगा, उस मार्केट में उनका सामान ऑलरेडी जा रहा है, तो वो सारा सामान जो है वो ओवरऑल उसकी वैल्यू नीचे गिर जाएगी, तो वो ओवरऑल उनकी इकोनॉमी को जो है वो हिट करने जा रहा है। एक तो अमेरिकी मार्केट से आउट, दूसरी तरफ जो बाकी मार्केट्स हैं उसमें भी तो उनकी कीमतें नीचे गिरेंगी ना, ओवर सप्लाई हो जाएगा। अगर ओवर सप्लाई से बचाना है तो पीछे आपको इंडस्ट्रीज बंद करना पड़ेंगी, सामान जो तैयार हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा, तो इंडस्ट्रीज पीछे बंद होंगी। तो ये तो आप समझ ले कि इन मुल्कों के ऊपर न्यूक्लियर अटैक हो गया है, ये इकोनॉमी का न्यूक्लियर अटैक है जो मुल्कों के ऊपर हो गया है। यानी कि इतना बड़ा क्राइसिस वो आज तक उन्होंने फेस नहीं किया। मैंने आपके सामने पूरी सूरत हाल मुख्तसर रखी है कि ये कितना बड़ा मामला है, ये उन पूरे मुल्कों को खतरे में डालने की जब मुतरादिफ है, इसलिए ये हंगामी सूरत हाल है और चीजों को हंगामी सतह के ऊपर जब तय करना है। अब इस सब का जो असर है फलस्तीन पर कैसे पड़ेगा, इस सब का असर जब ईरान के ऊपर कैसे पड़ेगा, मिडिल ईस्ट के ऊपर जब वो किस तरह से पड़ेगा, और गजा में क्या सीज़फायर हो सकेगा, या फिर आप नोट करें कि ट्रंप ने पूरी दुनिया में बहरान खड़ा कर दिया है और पूरी दुनिया जो है वो अपना रिएक्शन भी दे रही है। जैसे साउथ कोरिया ने कहा कि वो आखिरी अटेम्प्ट के तौर पर वाशिंगटन भी जा रहे हैं, लेकिन ट्रंप किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। ट्रंप किस बंदे के साथ लंबी लंबी मीटिंग्स कर रहा है, एक ही शख्स है, वो है नेतन्याहू। ट्रंप ने ये पिछला पूरा वीक नेतन्याहू के साथ गुजारा है। जब से ट्रंप आया है कोई भी ऐसा वर्ल्ड लीडर नहीं है जिसके साथ ट्रंप ने पूरा वीक गुजारा हो। तो वहां पर बैठकर, यानी पूरी दुनिया क्राइसिस में है और ट्रंप किसके साथ बैठा हुआ है, नेतन्याहू के साथ बैठा हुआ है। एक मुलाकात नहीं, पूरा वीक ही नेतन्याहू के साथ उसने गुजारा है। तो क्या प्लानिंग वहां पर हुई है, क्या यह प्लान हुआ है कि गजा में लंबी जंग करनी है, फिर ईरान पर हमला करना है और मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी जो हेजेमनी है उसको रिस्टोर करना है। और नेतन्याहू अपने एक इंटरव्यू में यह कह चुका है कि मिडिल ईस्ट से बढ़कर हम पूरी दुनिया को रीशेप करने जा रहे हैं, यह नेतन्याहू का बयान ऑन रिकॉर्ड है। तो वहां पर वो क्या कैलकुलेशंस कर रहे हैं, वो कामयाब होंगी या नहीं होंगी वो तो एक अलग बात है, वक्त बताएगा। अभी तक इसराइल को नाकामी हुई और आगे भी नाकामी होगी। जो ट्रंप की कैलकुलेशन है, तिजारती जंग हो, बाकी सारी ये जंगें, उसमें भी उसको कोई कामयाबी नहीं मिलने वाली है। लेकिन खतरनाक पॉइंट ये है कि ट्रंप सोच क्या रहा है और नेतन्याहू और ये बैठ कर क्या प्लानिंग्स करते रहे। अभी एक नया बयान सामने आया है, ट्रंप ने कहा है कि सीज़फायर हो जाएगा इसी वीक, और विटकॉफ ने कहा है कि वो कतरी ऑफिशियल से मिलेगा संडे को, ठीक है। और इसके साथ जब वो विटकॉफ ने कहा है कि होपफुल ऑन गाजा सीज़फायर नेगोशिएशन, और ट्रंप ने कहा कि इसी वीक जब वो सीज़फायर मुतवक्के है। अब अगर आप नोट करें तो इसमें हमें ये पैटर्न नजर आ रहा है कि एक बार फिर टाइम बाय किया जा रहा है। ये तीसरा वीक है कि जब ट्रंप ये स्टेटमेंट जारी कर रहा है कि इस वीक सीज़फायर हो जाएगा। पिछले जो दोनों वीक गुजरे हैं उसमें ट्रंप ये अनाउंस कर चुका है कि इस वीक, तो ये तीसरा वीक है। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप कुछ टाइम बाय करके दे रहा है नेतन्याहू को। एक बात जो हमने आपके सामने रखी थी कि नेतन्याहू ये चाहता है कि ये पूरा महीना जो है वो गुजर जाए, क्योंकि इस मंथ के एंड तक जो पार्लियामेंट है इजराइल की वो रिसेशन के ऊपर चली जाएगी, फिर नेतन्याहू की गवर्नमेंट जो है वो नहीं गिराई जा सकती है। तो इजरायली सेटलर जो है वो इंतजार कर रहे हैं सीज़फायर का। तो ये अनाउंस अगर खुलकर, यानी ट्रंप नहीं कर रहा कि सीज़फायर नहीं हो रहा, बल्कि वो क्या कर रहा है, सीज़फायर हो रहा है। हालांकि नेतन्याहू ने कल कहा कि हमास नहीं मान रही, फलाना नहीं हो रहा, लेकिन ट्रंप ने फिर, तो ऐसा लग रहा है कि वहां से एक टाइम बाय दिया जा रहा है। और नेतन्याहू की जो प्लानिंग है कि ये मंथ जो है वो गुजर जाए, ये ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सीज़फायर जो है वो पहले दिन से एक कॉल की मार है और वो कॉल अभी तक नहीं हो रही है। दो टोक अल्फाज में जिस दिन अमेरिका कह देगा, और अगर आप नोट करें तो ये इजराइल की जंग है ही नहीं, ये अमेरिका की जंग है इस वक्त। आप देखें, इससे पहले वेपन, मनी, एयर सपोर्ट, इंटेलिजेंस सपोर्ट सारा वो दे रहे थे, डिप्लोमेटिक सपोर्ट सारा कुछ वो कर रहे थे।
अब इस वक्त अगर आप सूरत हाल का जायजा लेते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि अमेरिकन बरह रास्त गजा के अंदर मौजूद हैं। आंखों पर कोई पर्दा डाल ले तो अलग बात है। यह जंग इस वक्त अमेरिका बरह रास्त गजा में आकर लड़ रहा है। ये जो अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम पर फॉर्मर सीआईए के लोग आकर बैठे हुए हैं, फॉर्मर आर्मी के डिफेंस के लोग आकर बैठे हुए हैं, ये किसने अलाउ किया इनको? बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप किसका है? क्या उसमें ट्रम्प इंतजामिया की जो सपोर्ट है वो शामिल नहीं है? इन्होंने तो बाकायदा पैसे पकड़े हुए हैं, किसी से कितने मिलियन, किसी से कितने बिलियन पकड़े हुए हैं कि तुम्हें वहां पर ये जगह देंगे, तुम्हें ये होटल देंगे, तुम्हें फलाना प्लॉट देंगे। तो आप नोट तो करें, इस वक्त हजारों फलस्तीनी जो हैं शहीद और जख्मी हो गए हैं 8 साइड्स के ऊपर। उन 8 साइड्स के ऊपर कौन तैनात है? यही फॉर्मर कॉन्ट्रैक्टर्स, सो कॉल्ड फॉर्मर कॉन्ट्रैक्टर्स, वही गोलियां चला रहे हैं। फिर वहां पर ये इतनी बड़ी तादाद के अंदर मौजूद है कि ये घरों को डिमोलिश कर रहे हैं। ठीक है, तो घरों को डिमोलिश करना भी तो जंग का हिस्सा है। तो अमेरिकन सुबराज इस जंग में शरीक हो चुके हैं ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम के ऊपर, और वो घर गिरा रहे हैं। भाई पहले आए वो ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पे हैं, फिर वो 8 साइड्स के ऊपर गोलियां चलाकर हजारों फलस्तीनियों को मार चुके हैं, जख्मी कर चुके हैं, और अब उनके घर भी गिरा रहे हैं। 24/7 उनके घर गिरा रहे हैं वो। तो इससे आगे जंग फलस्तीनियों को मार रहे हैं और एड भी रोकी हुई है और घर भी गिरा रहे हैं, और जंग में शामिल होना क्या होता है? तो यहां तो अमेरिका बराह रास्त जंग में शामिल हो चुका है। तो इसलिए ये तो मामला बड़ा खतरनाक है। ईरान से जो बात सामने आ रही, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि नेतन्याहू फेल हो चुका है हमास के हराने में और ईरान को शिकस्त देने में, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने में। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने आज अजब बात बताई। वो कह रहे हैं 2 लाख फाइटर्स हमास के पास तैयार हैं। अगर सीज फायर नहीं होता और ये जंग आगे जारी रहती है तो इजराइल का कोलैप्स तय है, और इजराइल कभी अपने डिक्लेयर्ड गोल्स अचीव ना कर सकेगा, ना ईरान के खिलाफ, ना ही हमास के खिलाफ। व्हाट इज नेतन्याहू स्मोकिंग? आरगची स्लैम्स इजरायली इन्फ्लुएंस ओवर यूएस। साथ उन्होंने अमेरिका के लोग जो ऑलरेडी वहां पर मूवमेंट चल रही है, उन्होंने मैसेज दिया है कि नेतन्याहू जो है वो कैसे अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट कर रहा है, जंगों की तरफ जो धकेल रहा है। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि नेतन्याहू जो ट्रंप जो है ये डिल्यूजन्स का शिकार हैं और फेल्ड लीडरशिप है इसकी। गजा में भी इन अटेम्प्ट्स टू डिरेल ईरान पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम, और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह करने में, गजा में भी किसी अस्करी कामयाबी में ये पूरी तरह से फेल हो चुका है। 2 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट गजा में इस जारियत को, और एंड रिजल्ट क्या है? इजरायली मिलिट्री क्वागमायर में एक दलदल में वहां पर फंस चुकी है, और अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हैं नेतन्याहू के। 2 लाख न्यू हमास फाइटर्स ये रिक्रूट हो गए हैं। ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर बात कर रहे हैं, कोई दूसरा बंदा बात नहीं कर रहा है। 2 लाख नए फाइटर्स, अरेस्ट वारंट तुम्हारे खिलाफ जारी है, फौज तुम्हारी वहां पर एग्जॉस्ट हो चुकी है और क्वागमायर में फंस चुकी है।